नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लंटेक गैलेक्सी पर। दोस्तों, आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन में हेलिकल गियर कटिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग गियर कटिंग के 3 पार्ट लेकर आ चुके हैं। ये हमारा चौथा पार्ट है। ये बहुत डिमांडेड था कि बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि हेलिकल गियर कटिंग के बारे में डिटेल में बताइए। तो आज हम लोग हेलिकल गियर कटिंग का डिटेल में लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, क्योंकि हम बहुत सी वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए डिटेल में बात शुरू करते हैं। दोस्तों, हेलिकल गियर जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, स्पर गियर के बाद में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गियर्स है और इसका फ़ायदा यही रहता है कि स्पर गियर की अपेक्षा इसमें एक से ज़्यादा टीथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो ग्रिप थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी बनी रहती है। दोस्तों, कुछ वेरियस टर्म्स हैं, जो टर्म्स हैं वो हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हेलिक्स एंगल है। तो हेलिक्स एंगल जैसा कि आप लोग पिछले डायग्राम में आप देख पा रहे थे कि यहाँ पर जो टीथ हैं वो हमारे एक एंगल पे कटे हुए हैं, तो इसको हम लोग हेलिक्स एंगल कहते हैं। तो इट इज़ द मिनिमम एंगल विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द टेंजेंट एंड स्ट्रेट लाइन ऑन हेलिक्स ऑफ गियर टीथ। सर्कुलर पिच एंड डायमीटरल पिच आर अफेक्टेड ड्यू टू दिस एंगल। तो हेलिक्स एंगल जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टेंजेंट जो एक्सिस लाइन है उससे जो इंक्लिनेशन है टीथ का, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है हमारा, वो हमारा हेलिक्स एंगल कहलाता है। और हेलिक्स एंगल की वजह से सर्कुलर पिच और डायमीटरल पिच जो हैं वो प्रभावित होती हैं, तो इसलिए हेलिक्स एंगल का जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अब टेंजेंट ऑफ हेलिक्स एंगल के लिए सूत्र है हमारा पिच डाया इंटू पाई का गुणनफल डिवाइड बाय लीड ऑफ हेलिक्स एंगल। तो लीड ऑफ हेलिक्स एंगल हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। दोस्तों, कुछ और टर्म्स हैं जिसमें रियल सर्कुलर पिच है। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ वन टूथ टू सेंटर ऑफ नेक्स्ट टूथ। तो ये हमारा सर्कुलर पिच है और इसको निकालने के लिए पिच डायमीटर गुणा पाई के गुणनफल को जब नंबर ऑफ टीथ से डिवाइड करते हैं तो रियल सर्कुलर पिच हमारा निकल कर आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे सूत्र में दिखाया गया है। और पी डी पिच सर्कल डायमीटर है जो हमने लिख दिया है, और एन जो है नंबर ऑफ टीथ है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद में है नॉर्मल सर्कुलर पिच। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट टीथ व्हेन राइट एंगल इज ड्रॉन एट द फेस ऑफ टीथ एट पिच सर्कल डायमीटर। तो पिच सर्कल डायमीटर जो नज़दीकी टूथ के फेस हैं उस पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमारा नॉर्मल सर्कुलर पिच कहलाता है। दोस्तों, हेलिकल गियर की जो भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो उसमें नॉर्मल सर्कुलर पिच को ही आधार मानकर कैलकुलेशन की जाती है। दोस्तों, लीड लीड इज द एडवांसमेंट ऑफ गियर इन वन फुल रोटेशन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ गियर। तो जब हम लोग गियर कटिंग करते हैं तो यदि गियर को पूरा एक सर्कल घुमाएं तो कितना आगे जाएगा, कितना एडवांस हो जाएगा वो स्लाइड में, तो वो हमारी लीड कहलाती है। और इसी के प्रकार से लीड ऑफ स्पाइरल, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये हमारा लीड ऑफ स्पाइरल है। तो जब हम गियर कटिंग करते हैं तो ये जो आर्क बन रही है ये लीड ऑफ स्पाइरल है। तो इसके लिए सूत्र है हमारे पास पिच डायमीटर गुणा पाई के गुणनफल को जब टेन ऑफ स्पाइरल एंगल से, या पिच डायमीटर गुणा पाई गुणा कॉट ऑफ स्पाइरल एंगल से जब गुणा करते हैं तो हमारा लीड ऑफ स्पाइरल एंगल निकल जाता है। तो स्पाइरल एंगल हमारा यहाँ पर ये शो किया गया है, तो ये हमारा स्पाइरल एंगल है। उसके बाद में है हमारे पास नॉर्मल डायमीटर पिच। व्हेन पाई इज डिवाइडेड बाय नॉर्मल सर्कुलर पिच इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल डायमीटर पिच। तो जब पाई को डिवाइड करते हैं नॉर्मल सर्कुलर पिच से तो नॉर्मल डायमीटर पिच निकल कर आ जाती है। तो इसके लिए सूत्र है हमारे पास पाई डिवाइडेड बाय नॉर्मल सर्कुलर पिच। नॉर्मल मॉड्यूल पिच, दोस्तों मॉड्यूल पिच ये मीट्रिक गियर के लिए है और जो डायमीटरल पिच है वो हमारे ब्रिटिश गियर के लिए है। तो मॉड्यूल पिच में व्हेन नॉर्मल सर्कुलर पिच इज डिवाइडेड बाय पाई इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल मॉड्यूल पिच। तो नॉर्मल सर्कुलर पिच को जब हम पाई से डिवाइड करते हैं तो नॉर्मल मॉड्यूल पिच हमारा निकल कर आ जाता है। दोस्तों, कुछ और भी फॉर्मूले हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एडेंडम जब डीपी में निकालेंगे तो 1 डिवाइड बाय नॉर्मल डायमीटरल पिच और मॉड्यूल इजिकल टू मॉड्यूल, और डेडेंडम जो है वो 1.157 डिवाइड बाय रियल डायमीटरल पिच, या
डीपी जिसको हम लोग कहते हैं, और जो डेडेंडम है मॉड्यूल के केस में 1.157 इंटू मॉड्यूल, तो ये हमारा निकल कर आ जाता है। रियल सर्कुलर पिच सर्कल डायमीटर गुणा पाई डिवाइड बाई एन, जैसे कि हम लोग पीछे भी बात की थी हम लोगों ने। और मॉड्यूल के केस में पाई इंटू मॉड्यूल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ स्पायरल एंगल, तो इस प्रकार से हमारा निकल कर आ जाएगा। नॉर्मल सर्कुलर पिच पाई इंटू कॉस ऑफ स्पायरल एंगल के गुणनफल को जब रियल डायमीटर पिच से डिवाइड करते हैं तो हमारा नॉर्मल सर्कुलर पिच निकल कर आ जाता है डीपी के केस में। और मॉड्यूल के केस में पाई इंटू मॉड्यूल का गुणनफल जो है वो हमारा निकल कर आ जाता है। रियल डायमीटर पिच जब नंबर ऑफ टीथ को सर्कल डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो रियल डायमीटर पिच निकल कर आता है डीपी के केस में। और कॉस ऑफ स्पायरल एंगल डिवाइड बाय मॉड्यूल, तो रियल डायमीटर पिच निकल कर आता है मॉड्यूल के केस में। नॉर्मल डायमीटर पिच एन डिवाइड बाय पी डी इंटू कॉस ऑफ स्पायरल एंगल मॉड्यूल के केस में। और मॉड्यूल के केस में 25.4 डिवाइड बाय मॉड्यूल, तो हमारा पिच सर्कल डायमीटर एन डिवाइड बाय नॉर्मल डायमीटर पिच इंटू कॉस ऑफ स्पायरल एंगल, जैसा कि सूत्र में यहाँ पे दिखाया गया है। और जो मॉड्यूल के केस में एन इंटू मॉड्यूल के गुणनफल को जब कॉस ऑफ स्पायरल एंगल से डिवाइड करते हैं तो हमारा पिच सर्कल डायमीटर निकल कर आ जाता है। आउटसाइड डायमीटर जो है हमारा पिच डायमीटर प्लस 2 गुणा एडेंडम, जैसा कि यहाँ पे सूत्र में दिखाया गया है। इसी प्रकार से मॉड्यूल के केस में पिच डायमीटर प्लस 2 गुणा मॉड्यूल, तो हमारा आउटसाइड डायमीटर निकल कर आ जाता है। होल डेप्थ जो है वो 2.157 डिवाइड बाय नॉर्मल डायमीटर पिच डीपी के केस में या ब्रिटिश गेज के केस में। और जो होल डेप्थ है वो मॉड्यूल के केस में 2.157 इंटू मॉड्यूल, वो हमारा निकल कर आ जाएगा। टू थिकनेस 1.5708 डिवाइड बाय नॉर्मल डायमीटर पिच डीपी के केस में, और 1.5708 इंटू मॉड्यूल, वो मॉड्यूल के केस में। लीड ऑफ स्पायरल, जैसा कि हमने सूत्र पहले भी बताया था, पी डी इंटू पाई इंटू कॉट ऑफ स्पायरल एंगल डीपी के केस में, पी डी इंटू पाई इंटू कॉट ऑफ स्पायरल एंगल इन मॉड्यूल के केस में आ जाएगा। और टेन ऑफ स्पायरल एंगल पी डी इंटू पाई डिवाइड बाई लीड ऑफ स्पायरल, और पी डी इंटू पाई डिवाइड बाई लीड ऑफ स्पायरल, ये हमारा मॉड्यूल केस में। तो यहाँ पर हम देखें तो लीड ऑफ स्पायरल और टेन ऑफ स्पायरल एंगल ये दोनों हमारे सेम फॉर्मूले हैं डीपी और मॉड्यूल के केस में। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गियर रेशो, कि जब हम लोग गियर कटिंग करते हैं तो वार्म शाफ्ट ऑफ इंडेक्सिंग हेड को हम लोगों को जो टेबल की स्लाइड है उसे गियर से जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए गियर किस प्रकार सेलेक्ट किया जाता है, तो उसके लिए सूत्र हम लोग देख लेते हैं। गियर रेशो ड्राइवर अपॉन ड्रिवन, जैसा कि यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है, इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। और नीचे डिटेल में फॉर्मूला लिखा है, गियर रेशो इजकल टू लीड ऑफ मिलिंग मशीन डिवाइड बाय लीड ऑफ हेलिक्स टू बी कट। तो इस वाले सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोगों को गियर रेशो निकालनी है। और जो लीड ऑफ हेलिक्स या स्पाइरल है जो काटना है, उसके लिए सूत्र हम लोगों ने यहाँ पे नीचे लिख के दिया हुआ है, पिच डायमीटर इंटू पाई इंटू कॉट ऑफ स्पायरल एंगल, जैसा कि पीछे टेबल में हम लोगों ने बताया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोगों को याद रखना पड़ेगा ताकि हम लोग गियर रेशो निकाल पाएँ। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार से हम लोग गियर कटिंग करते हैं। स्पाइरल और हेलिकल गियर्स आर एंगुलर स्पर गियर्स, तो स्पर गियर की थोड़ी एडवांसमेंट है, उसमें एंगल में कट जाते हैं, तो वो हमारा हेलिकल गियर बन जाता है। और द एंगल एट विच टीथ आर कट इज कॉल्ड हेलिक्स एंगल, जिस एंगल पे काटे जाते हैं वो हेलिक्स एंगल हमारा कहलाता है। फॉर कटिंग स्पाइरल गियर, गियर ब्लैंक इज हेल्ड इन इंडेक्सिंग हेड बिटवीन द सेंटर्स यूजिंग डॉग कैरियर, तो डॉग कैरियर की सहायता से इंडेक्सिंग हेड और फुट स्टॉक के बीच में हम लोग कंपोनेंट को पकड़ लेते हैं, गियर ब्लैंक को पकड़ लेते हैं। और वार्म शाफ्ट इंडेक्सिंग हेड की लीड स्क्रू के साथ में गियर टिन के साथ में जोड़ दिया जाता है। टेबल ऑफ अनसोर्सल यूनिवर्सल मिलिंग मशीन इज सेट एट डेजायर्ड एंगल, तो जो एंगल हम लोगों को काटना है हेलिकल गियर के ऊपर, उसी एंगल सेट एंगल के ऊपर हम लोग जो मिलिंग मशीन की टेबल है उसको हम लोग सेट कर लेते हैं। और जब टेबल को मूव करते हैं तो गियर ब्लैंक रोटेट करता है अकॉर्डिंगली, और स्पाइरल या हेलिकल गियर हमारा कट जाता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ डायग्राम फोटो दिखाई गई हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो मिलिंग मशीन की जो टेबल है उसको 15 डिग्री के लिए
सेट किया गया है, क्योंकि हम लोग 15 डिग्री का एंगल काट रहे थे तो हम लोगों ने 15 डिग्री पे सेट करके दिखाया है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक गियर ट्रेन दिखाई गई है, तो इसमें 4 गियर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। तो पहला गियर जो है ये हमारा ड्राइवर गियर है, और जो लास्ट वाला गियर है ये हमारा ड्रिवन गियर है, और बीच में जो ये गियर्स लगे हुए हैं ये हमारे आइडलर गियर हैं, जिनका उद्देश्य है बीच में दोनों गियर्स के बीच में गैप को फिल करने का है। तो ड्राइवर गियर अपॉन ड्रिवन गियर की रेशो जो है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मिलिंग मशीन के आर्बर पर एक कटर लगा हुआ है, और जो कंपोनेंट है ये हमारा कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट को हम लोगों ने इंडेक्सिंग हेड और फुट स्टॉक के बीच में पकड़ा हुआ है, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक टीथ कटा हुआ भी है जो एक एंगल पे कटा हुआ है। उसी प्रकार से एक दूसरे एंगल से हम लोगों ने इसकी जो गियर कटिंग है वो होते हुए दिखाया है। दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। फाइंड द ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू कट 3 मॉड्यूल गियर ऑफ 30 टीथ व्हेन हेलिक्स एंगल इज 60 डिग्री। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने 60 डिग्री ले लिया है। ज़्यादातर केसेस में हम लोग 60 डिग्री का हेलिक्स एंगल काटते नहीं हैं, लेकिन एक कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है। तो पिच डायमीटर निकाल लेते हैं हम लोग, n इंटू मॉड्यूल डिवाइड बाई कॉस ऑफ हेलिक्स। तो इस प्रकार से 30 इंटू 3 डिवाइड बाई कॉस 60 इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 0.5। तो 45 मिलीमीटर का पिच डायमीटर हमारा निकल कर आ जाता है। आउटर डायमीटर जो है वो PD प्लस 2 गुणा मॉड्यूल, तो 45 जमा 2 गुणा 3, तो 51 मिलीमीटर हमारा आउटर डायमीटर निकल कर आ गया। कि जब हम 3 मॉड्यूल का 30 गियर का काटेंगे तो उसी प्रकार से होल डेप्थ है 2.157 इंटू मॉड्यूल, तो 6.471 हमारा निकल कर आ गया। उसी प्रकार से एडेंडम जो है वो मॉड्यूल के बराबर होता है तो 3 मिलीमीटर रहेगा। डेडेंडम 1.157 इंटू मॉड्यूल रहता है तो 3.471 मिलीमीटर रहेगा। क्लियरेंस जो जब मैचिंग कराते हैं तो उन दोनों के बीच में 0.157 इंटू मॉड्यूल रहता है तो 0.471 रहेगा। होल डेप्थ जो है हमारी वो एडेंडम प्लस डेडेंडम, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, 6.471 मिलीमीटर निकल कर आता है। दोस्तों अब इस प्रकार के गियर काटने के लिए हमें गियर कटर कौन सा सेलेक्ट करना है, उसके लिए सूत्र है हमारे पास n डिवाइड बाई कॉस ऑफ स्पाइरल एंगल की घात 3। तो 30 डिवाइड बाय 0.125 तो 240 टीथ निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से 240 टीथ के लिए हम लोगों को गियर सेलेक्ट करना है, गियर कटर सेलेक्ट करना है। तो 240 टीथ का गियर काटने के लिए हम लोगों को गियर कटर नंबर 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 135 टीथ से ज़्यादा काटने के लिए हमारे को गियर कटर नंबर 1 का सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इंडेक्सिंग जब हम लोग करेंगे तो उसके लिए सूत्र हमारे पास है 40 डिवाइडेड बाई n। तो नंबर ऑफ टीथ हमारा 30 है, तो 40 डिवाइडेड बाई 30 तो 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 3। तो जो 1/3 है उसके लिए हम लोगों को ऐसी प्लेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें 15 होल हो, और उसके 5 होल जो है हम लोगों को आगे बढ़ाने पड़ेंगे। तो पूरा एक सर्कल घुमाना है और 15 होल की प्लेट से 5 होल हम लोगों को आगे बढ़ाना है। तो उस प्रकार से इंडेक्सिंग हम लोग कर पाएंगे। अब लीड ऑफ वर्क देख लेते हैं। तो लीड ऑफ वर्क के लिए सूत्र है हमारे पास PD इंटू पाई डिवाइड बाई 10 ऑफ स्पाइरल एंगल। तो 141.42 डिवाइडेड बाई 1.732 तो निकल कर आ गया 81.65, विच इज़ नियरली इक्वल टू 80 मिलीमीटर। अब जो गियर रेशो है उसको निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है लीड ऑफ मशीन डिवाइड बाय वर्क लीड, या लीड ऑफ वर्क टू बी कट। तो 200 डिवाइड बाय 80 जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। अब 200 डिवाइड बाय 200 का गियर इजीली अवेलेबल नहीं होगा, तो हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं 100 इंटू 2 डिवाइड बाई 80 इंटू 1। तो जो 2 डिवाइड बाई 1 है उसको हम लोग किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे, जिस प्रकार का गियर हमारे पास जिस टीथ के हमारे पास अवेलेबल हो। तो हम लोग 30 से ऊपर गुणा कर नीचे ऊपर गुणा कर देंगे। तो 100 डिवाइड बाई 80 इंटू 60 डिवाइड बाई 30, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हमारे लिए गेटें निकल कर आ गई। दोस्तों खास बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो मीट्रिक मशीन्स रहती हैं उसका जो
लीड स्क्रू रहता है वो 5 मिलीमीटर की थ्रेड का रहता है। तो 40 टीथ हम 40/n है, तो 40 से जब हम लोग गुणा करते हैं 5 को, तो 200 मिलीमीटर हमारा लीड स्क्रू का मशीन का जो लीड है वो 200 मिलीमीटर निकल कर आता है। तो उसका हम लोगों ने यूज़ करते हुए 200/80 लिया था हम लोगों ने। आइए एक सूत्र एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू कट 12 DP हेलिकल गियर ऑफ 30 टीथ व्हेन हेलिक्स एंगल इज 28 डिग्री। तो 28 डिग्री का एंगल दिया गया है हम लोगों को। तो पिच डायमीटर के लिए सूत्र है हमारे पास n डिवाइड बाय DP इंटू कॉस ऑफ हेलिक्स एंगल। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो 71.42 मिलीमीटर हमारा निकल कर आ जाता है। तो आउटर डायमीटर हमारा PD प्लस 2 इंटू एडेंडम, तो 71.42 प्लस 2 इंटू 2.1166, तो 75.65 मिलीमीटर निकल कर आ गया। जो एडेंडम है हमारा 25.4 डिवाइड बाई DP 2.1166 मिलीमीटर निकल कर आ गया। डेडेंडम हमारा 1.157 इंटू 25.4 डिवाइड बाई DP है, तो 1.157 इंटू 2.1166, तो 2.448 मिलीमीटर निकल कर आ गया। क्लियरेंस जो है 0.157 इंटू 25.4 डिवाइड बाई DP, तो 0.3323 मिलीमीटर निकल कर आ गया। होल डेप्थ जो है एडेंडम प्लस डेडेंडम, तो 4.5646 मिलीमीटर निकल कर आ गया। अब जो गियर सेलेक्ट करना है उसके लिए सूत्र हमारे पास है n डिवाइड बाय कॉस ऑफ हेलिक्स की घात 3। तो 30 डिवाइड बाय 0.889 की घात 3, तो 0.889 की घात 3 जो है 0.7 निकल कर आता है। तो 30 डिवाइड बाई 0.7, तो 42.85 निकल कर आता है, जो नियरली इक्वल टू है 43 दांतों के। तो जो सेलेक्ट गियर कटर हम लोगों को सेलेक्ट करना है वो 43 दांतों के अनुसार करना होगा। तो जब हम टेबल से देखते हैं तो 2.5 मतलब 2.5 नंबर का जो कटर है वो हमारे लिए सूटेबल रहेगा 43 दांतों का गियर काटने के लिए। और जो इंडेक्सिंग करनी है उसके लिए सूत्र हमारे पास 40 डिवाइडेड बाई n है। तो 40 डिवाइड बाई 30 विच इज़ इक्वल टू 1/3। तो 1/3 के लिए ऐसी प्लेट चूज़ करनी पड़ेगी हम लोगों को जिसमें 15 होल हों और 5 होल हम आगे बढ़ाएंगे। तो यानी कि एक पूरा सर्कल और 15 होल की प्लेट से 5 सर्कल आगे बढ़ाएंगे तो हमारी इंडेक्सिंग हो जाएगी। अब लीड ऑफ वर्क निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है पिच डायमीटर इंटू पाई डिवाइड बाई कॉट ऑफ स्पाइरल एंगल। तो 2.81 इंटू 22/7 इंटू 0.5317 विच इज इक्वल टू 7.34 इंच विच इज इक्वल टू 8 इंच। तो जो पिच डायमीटर है वो हम लोगों ने इंचेस में लिया है 2.81 इंच, पाई की वैल्यू 22/7 ली है, और जो कॉट ऑफ स्पाइरल एंगल है 0.5317 लिया है। तो इस प्रकार से जो लीड ऑफ वर्क है वो 8 इंच निकल कर आ गया। दोस्तों गियर रेशो है लीड ऑफ मशीन डिवाइड बाय कार्य की लीड। तो जो मशीन की लीड है वो स्टैंडर्ड है 10, क्योंकि ब्रिटिश मशीन हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो उसका लीड जो है 10 रहेगा। और यदि हम लोग मीट्रिक मशीन यूज़ करेंगे तो 8 इंच और 10 इंच जो लीड है मशीन की लीड वो हमें मिलीमीटर में लेनी होगी, और जो कार्य की लीड है वो भी हम लोग को मिलीमीटर में लेना होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम लोग ब्रिटिश मशीन यूज़ कर रहे हैं तो 10 इंच डिवाइड बाई 8 इंच हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। तो जब हम इसको कट करते हैं तो 5 डिवाइड बाई 4 हो जाता है। तो यदि हम गियर सेलेक्ट करें तो 1/4 इंटू 5/1। अब इनको हम किसी भी एक ऐसे नंबर से ऊपर नीचे गुणा कर दें जिसके गियर हमारे पास अवेलेबल हो। तो यदि हम 20 से गुणा करें तो 20/80 गुणा 100/20 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी गियर रेशो निकल कर आ जाती है। तो ड्राइवर अपॉन ड्रिवन इजकल टू 20/80 इंटू 100/20। अब दोस्तों जो ब्रिटिश मशीन होती है उसका लीड स्क्रू में 1/4 इंच की पिच की चूड़ी रहती है, और जब इसको 40 से गुणा करते हैं तो 10 इंच हमारा निकल कर आ जाता है। तो इस प्रकार से जो मशीन की लीड है वो 10 इंच निकल कर आती है ब्रिटिश मशीन के लिए। और जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने बताया था कि जो मीट्रिक मशीन है उसका लीड 200 मिलीमीटर निकल कर आता है। तो इस प्रकार से हम लोग गियर ट्रेन सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों कमेंट करना ना भूलें, हम आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी ज़रूरत के हिसाब से भी वीडियोज़ बनाएंगे। तो दोस्तों आज हम लोगों ने हेलिकल गियर कटिंग के बारे में बात की। दोस्तों इससे पहले हम लोग 3 वीडियोज़ और लेकर आ चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो उन वीडियोज़ को भी देखें और पूरा फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।